तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विनायक है और मैं एक होटल में काम करता हूँ। वैसे तो मैं होटल का एक मैनेजर हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी साल होटल के अंदर एक सर्वेंट के रूप में गुजारे हैं और एक सर्वेंट के सफ़र के बाद मैंने एक मैनेजर की उपाधि धारण की। तो आइए जानते मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जो आज भी मुझे अंदर से डरा कर रख देता है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इस घटना ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि उस दिन के बाद मैं खुद से ही नफरत करने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस घटना के अंदर मैंने भी एक गलती को अंजाम दिया था। शायद मैं वो गलती नहीं करता तो आज मेरी ज़िंदगी में इतना घाटा नहीं आता। तो आइए जानते मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसको सुनाते हुए मेरे साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। वास्तव में मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण दिनों को एक होटल में बिताया है। उस होटल को मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ। हालांकि अभी मैं उसी होटल में काम करता हूँ, लेकिन पहले वो पुरानी होटल दूसरी जगह पर हुआ करती थी। वहाँ पर एक ऐसा इलाका था जिसके आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा सुनसान जगह थी और हम कपल को रूम किराए पर दे देते थे और उनसे अच्छी खासी रकम लेते थे। और हमने ये चीज़ पुलिस से भी बता रखी थी कि हम कपल को अपने होटल के अंदर अलाउड करते हैं और हम उसके लिए एक अच्छी रकम भी पुलिस वालों को दे देते थे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी का पहिया घूम जाता है और हमारे साथ वो सब होने लगता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं करते। कुछ ऐसा ही मेरी ज़िंदगी के साथ भी हुआ था। और हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मैं एक सर्वेंट का काम करता था और मुझे डिलीवरी करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर से लेकर नीचे वाली जगह तक आना जाना पड़ता था। ऊपर से हमारे होटल के अंदर वाली लिफ्ट भी खराब हो गई थी, तो ऐसे में सीढ़ियों से चढ़कर ही मुझे जाना होता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी ज़िंदगी भी मज़े लेने लगती है। उसके बाद मुझे पता चला कि आज हमारे होटल के बॉस ने मुझे अर्जेंट यहीं पर रुकने को कहा है। आज मुझे घर नहीं जाना। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि आज मुझे बॉस होटल में रुकने के लिए क्यों बोल रहा है। कहीं मुझे एडवांस ड्यूटी तो नहीं करवाने वाला, क्योंकि मुझे इसी चीज़ का डर रहता था। जब कोई भी सर्वेंट हमारे होटल में एब्सेंट होता था तो उसकी जगह पर मुझे ही काम करना पड़ता था। और आज मुझे अर्जेंट अपने घर जाना था, क्योंकि आज मेरी माँ ने मुझे कहा था कि आज किसी भी हालत में घर लौट जाना और भूलकर भी होटल के अंदर मत रुक जाना। मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि आज मुझसे ज़रूर कोई एडवांस ड्यूटी करवाई जाएगी और इसीलिए मुझे वहाँ पर रुकने को बोला जा रहा है। ना चाहते हुए भी मुझे अपने बॉस की बात माननी पड़ी और उसके बाद मैं वहीं पर रुक गया। मुझे डर था कि कहीं मेरा बॉस मुझे ताने ना मारने लगे कि मैंने उसकी बात को नहीं माना। मुझे क्या पता था कि आज दहशत भरी ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और भयानक रात होगी। पता नहीं उस मनहूस रात को ऐसा क्या मंजूर था कि मुझे उसी रात को होटल में रुकना पड़ा। दरअसल बॉस ने बताया कि आज हमारी होटल में कुछ मेहमान आने वाले हैं जो कि अमेरिका से यहाँ पर घूमने आए हैं। और ये सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा उतावलापन होने लगा। इधर मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं पहली बार उन लोगों को देख सकूं। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर लग गया और इंतज़ार करने लगा कि कब वो लोग यहाँ पर आएँ और कब मैं उनका चेहरा देख सकूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी अंग्रेज को अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस होटल में सर्वेंट का काम करते हुए मुझे काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और रात के 11 बजने को आए। मेरी मम्मी ने फ़ोन किया तो मैंने उन्हें बता दिया कि आज बॉस ने मुझे एक मीटिंग के अंदर बुला लिया है और इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ा। अब बहाना तो बनाना था तो किसी भी तरह से बना ही लिया। उसके बाद बॉस ने मुझे अकेले में अपने पास बुलाया और जैसे मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि मेहमानों की नवाजी काफ़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और ऐसा हो सकता है कि वो हमारी होटल को कुछ दे दें। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अमेरिका में रहने वाले कुछ अमीर लोग भारत में घूमने के लिए आए थे और उनका अपने ज़िले में एक जाना माना नाम था। वैसे भी अमेरिका में कितनी अमीरी होती है ये तो हम भी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज मेहमान नवाजी ही की जाए। उसके बाद जैसे वो गोरे चिट्ठे लोग अपनी गाड़ी लेकर होटल के सामने पहुंचे तो वो दृश्य सच में देखने लायक था।
दरअसल उस समय हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक रॉयल इंसान की एंट्री होती है। जैसे होटल के बगल में गाड़ी आकर रुकी तो सच में मेरी आंखें भी एक पल के लिए उस नज़ारे को घूरने लगी और उसके बाद मैं काफ़ी गौर से उन लोगों को देखने लगा। फिर मैंने देखा कि हमारे जिला का विधायक पीयूष भी उनके साथ साथ ही आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि इस आदमी का नाम अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही जाना पहचाना है। मेरी नज़र बाकी लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी के साथ साथ उसका पूरा खानदान आया था। फिर मुझे लगा कि चलो आज तो एक अच्छी टिप मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं रात में की हुई पूरी मेहनत का फल तो ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद उन्हें एक कमरे में शिफ्ट किया गया। मुझे लगा था कि इन्हें हॉल में ही बैठा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने तो पहले से ही एक कमरा बुक करवा रखा था। इनको एक ऐसा कमरा दिया गया था जो बहुत ही ज़्यादा खामोश था। दरअसल हमारा सबसे ऊपर वाला फ्लोर एकदम खामोश रहता था, वहाँ पर लोगों का आना जाना कम ही था। उसके बाद मेरे बॉस ने बताया कि मुझे इनका खाने पीने का समाधान करके घर के लिए निकल जाना है और पूरी रात होटल में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि चलो अब इनकी सेवा करने के बाद ही मैं निकल जाऊंगा। फिर शुरू हुआ ज़िंदगी और मौत के बीच होने का खेल। उन्होंने मुझे खाने के लिए ऑर्डर तो कर दिया था, लेकिन जैसे मैं उनके लिए खाना लाने गया तो मेरे बाकी के सारे सर्वेंट अब अचानक ही होटल से जा चुके थे। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो आज इतनी जल्दी कैसे चले गए, वरना रात के 2 या 3 बजे तक तो वो सभी होटल के अंदर ही रहते हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ? जब मैंने एक सर्वेंट से पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि आज अमावस्या की रात है और इस रात को कोई भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने के लिए पूरी रात होटल में काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हें भी अपनी जान की सलामती है तो तुम जल्दी से इस होटल से निकल जाओ और गलती से भी सुनसान जगह पर मत चले जाना, क्योंकि आज काली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होंगी और वो उस इंसान को आघात देने की कोशिश करेंगी जो अकेला होगा। मुझे उन सभी की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे भूत प्रेत से डर नहीं था। मैंने आज तक इन सभी चीज़ों को सिर्फ अंधविश्वास के तौर पर लिया था, तो इन सब पर विश्वास कैसे कर लेता। फिर मैंने अपने सारे सर्वेंट दोस्तों को निकलने के लिए बोल दिया। मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं तो आज आराम से अच्छी टिप लेकर ही आऊँगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सभी बार बार मुझे वहाँ से निकलने को बोल रहे थे, लेकिन मैंने उन सभी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लग रहा था कि ये सभी मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं ताकि खुद यहाँ पर काम कर सकें। मैंने उन्हें हंसते हुए वहाँ से निकलने को कहा और उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। मुझे क्या पता था कि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब जो आगे होने वाला था वो तो मेरी भी सोच से परे था। फिर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर लग गया और काम करने लगा। कुछ देर तक तो मैं काम करता रहा। फिर करीबन 1 या 1.5 घंटा बीत जाने के बाद मुझे पता चला कि अब सारा काम ख़त्म हो गया है और मुझे घर के लिए लौट जाना चाहिए। तब जाकर मैंने सोचा कि चलो अब घर के लिए निकल जाता हूँ, और यही सोचकर मैं अब घर के लिए निकलने वाला था। तभी मेरे बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो इतनी रात को घर जाना ठीक नहीं होगा, तो तुम आज होटल के किसी कमरे में रुक जाओ, मैं तुम्हें होटल के अंदर वाले लॉक की चाबी दे दूंगा। लेकिन मम्मी ने मुझे आज अर्जेंट बुलाया था। मुझे लगा कि मम्मी अकेली है और मुझे घर तो ज़रूर ही जाना चाहिए। उस वक्त टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। मैं इतना तो कंफर्म हो गया था कि मम्मी अब तक सो चुकी होगी, लेकिन इसके बाद भी मुझे घर तो जाना ही चाहिए। फिर मैंने अपने बॉस से कहा, अरे नहीं मालिक, मुझे तो अपने घर पर जाना ही होगा, घर पर मम्मी मेरी राह देख रही होगी। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी मालिक ने मुझे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, सुनो ये लॉकेट अपने साथ लेकर जाओ, मेरी तरफ से इनाम में रख लेना। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि मुझे पहले ही काफ़ी अच्छी टिप तो मिल चुकी थी और ऊपर से मालिक ने भी मुझे एक लॉकेट दे दिया था जो कि चांदी का था। ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे मालिक ने बताया कि लगभग 2-3 दिन के बाद मुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है। वो इतनी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है कि जिसे सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं तो अभी से ही उतावला हो गया था कि आखिर बॉस मुझे ऐसी क्या खुशखबरी देने वाला है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने घर की तरफ कदम मोड़ दिए। जैसे मैं होटल से निकला था तो मेरे मन के अंदर अजीब अजीब सवाल चल रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने अपने कदम को बाहर पटका तो मुझे बाहर की तरफ घनघोर छाया हुआ अंधेरा नजर आया, और उस अंधेरे के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए और यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन अब बात घर पर जाने की आ गई थी, तो मैंने सोचा कि
चलो अब तो घर चलकर ही आराम करेंगे। घर की दूरी भी यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की ही थी, इसलिए मैं रोज़ रोज़ पैदल यात्रा तय करता था। तो आज भी पैदल ही जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दिक्कत ये थी कि उस सुनसान रास्ते में काफ़ी कम गाड़ियों का आगमन होता था, तो मुझे साधन मिलने का चांस तो बहुत ही ज़्यादा कम था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़ सकता था। अभी मैं रास्ते पर बढ़ते हुए अपने आजू बाजू में देख रहा था कि कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ कोई गुजरता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था कि सड़क के बीचों बीच से अचानक से ही कोई गुजर गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक पल के लिए ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ। फिर उसके बाद मैंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से मैं फिर से सड़क के आगे जाने लगा, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगा कि शायद मेरी कोई गलतफहमी है और जिस कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। फिर मैं अपने ध्यान को सड़क के ऊपर केंद्रित करने लगा। उसके बाद मैं कुछ दूर और आगे गया ही था कि अचानक मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लगा था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आने लगती और उसके बाद जब मैं उन आवाज़ों की तरफ ध्यान देता तो मुझे कुछ भी नज़र ही नहीं आता। ये सब सच में हैरान कर देने वाला था। फिर उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। बार बार आने वाली इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था कि अब मुझे जानबूझकर उस सड़क के आजू बाजू में देखना पड़ा। और फिर मैं इधर उधर आवाज़ देने लगा, अरे भाई कौन है यहाँ पर जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है। मेरी आवाज़ सुनकर पहले तो मुझे कोई जवाब ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे अपने कदम पटक रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। मुझे पता चल गया था कि ये सब अमावस की रात का डर है जो अब मेरे दिल में बैठ गया है और अब बार बार मुझे इसी तरीके की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ घिनौना मजाक कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आते वक्त उन लोगों ने मुझे डरा कर ये बताया था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन उस वक्त मैंने उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुझे सड़क के ऊपर से कोई आदमी जैसा गुजरता हुआ नजर आया, और जब मैंने उसे सड़क के ऊपर से गुजरते हुए देखा तो मैं जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस बार तो मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद मुझे यही आदमी डरा रहा है। जैसे जैसे मैं उस आदमी के पीछे भाग रहा था तो पता नहीं क्यों वो आदमी भी बहुत तेज गति से मेरे आगे आगे भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई चोर है और मुझसे डर रहा है। मैं भी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके पीछे लग गया। फिर वो उस रास्ते से सट हुए एक दूसरे रास्ते के अंदर चला गया। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और उसके पीछे पीछे उस रास्ते के अंदर अपने कदमों को पटक दिया जिस तरफ वो आदमी बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे हम उस रास्ते के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा भयानक और सुनसान था, और वो रास्ता इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि उसके आजू बाजू में मुझे किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने आज से पहले कभी भी इस रास्ते को नहीं देखा था। साथ ही ये इतना ज़्यादा डरावना था कि इसे देखकर अपने आप ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके बाद मेरी नज़र उस आदमी को ढूंढने में लग गई, पर अब उस आदमी का कोई ठिकाना पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं इसी तरह देखता रहा, लेकिन अब मुझे उस रास्ते में ना ही तो किसी आदमी के बारे में पता चल पा रहा था और उसके साथ ही मुझे किसी और चीज़ के बारे में ज्ञात हो रहा था, जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। इसी बीच मुझे पीछे से किसी ने हाथ लगाया और आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब पागल हो क्या, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है इस रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैं जिस आदमी के पीछे भाग रहा था वो आदमी तो मेरे पीछे खड़ा था। उसे देखकर एक पल के लिए मेरी सांसें ऊपर नीचे चढ़ने लगी और मैंने उस आदमी को कहा, कौन हो तुम और मेरे आगे क्यों भाग रहे थे? तब उस आदमी ने बताया कि मेरा तो यहाँ आज रात का काम ही होता है, मुझे तो तुम जैसे लोगों से बचकर भागना ही होता है। मैं कुछ भी समझ ही नहीं पाया। तभी उसने मुझे कान में एक हल्की सी आवाज़ में कहा, आज अमावस की रात है और ख़ासकर इस रात को तुम अपने घर से बाहर कैसे निकल गए? इस रात को तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चोर को पकड़ने के लिए मुझे किसी रात का डर नहीं लगता। मैंने उस आदमी से इतना कहा ही था कि फिर से वो ऊंची मोटी आवाज़ में गूंजते बोल पड़ा, लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। फिर वो जोरों से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे कान में दर्द होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं।
तभी मेरी नज़र उस आदमी की आंखों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी की आंख एकदम हरी थी और उसकी कदकाठी अच्छी खासी थी। इसका मतलब साफ था कि वो कोई सामान्य आदमी तो नहीं था, बल्कि एक साया था और मुझे उससे बचने के लिए तुरंत ही भागना था। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और दुम दबाकर वहाँ से सरपट भागा और इस बार मैं तब तक नहीं रुका जब तक मुझे सामने की तरफ कुछ नजर ना आ जाए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे सीमेंट से बना हुआ एक कमरा वहाँ पर नजर आया और अब तक आसमान में भी काले बादल मंडरा रहे थे। आसमान में मंडराने वाले उन काले बादलों से ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है और उस बारिश से बचने के लिए मुझे उस कमरे के अंदर जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो गई और जब मैं इधर उधर देखने लगा तो मुझे पता चला कि अपने गांव से सटे हुए दूसरे गांव में आ गया था मैं, और यहाँ पर मैं गलती से पहुँच गया था क्योंकि यहाँ आने का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसके बाद जैसे मैं उस कमरे में पहुँचा तब जाकर मैंने देखा कि मुझे उस सीमेंट वाले कमरे के बाजू में कुछ नज़र आ रहा था। आज अमावस्या की रात थी तो यहाँ कुछ भी हो सकता था और ऊपर से सामने की तरफ एक चौराहा भी बना हुआ था, तो यहाँ पर घटना का होना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी मम्मी और अपने पापा से सुना था कि ऐसी चीज़ अक्सर चौराहे के ऊपर ही वास करती हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया था। बचपन से ही मैंने अपने टीचर और अपने स्कूल के लोगों से सुना था कि भूत प्रेत जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती। अभी मैं अपनी आंख फाड़ फाड़ कर उस चौराहे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे वहाँ किसी महिला के कदमों की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसी बीच मैंने देखा कि पैरों में पायल पहने हुए एक महिला मुझे नजर आ रही थी और अब तो मैं पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका था कि यह महिला कोई नॉर्मल महिला नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है, क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके साथ ही साथ उसके हाथ में एक दिया था। और उस जलते हुए दिए को देखकर मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि यह कोई नॉर्मल महिला नहीं है। उसके बाद जैसे उसने उस दिए को चौराहे के बीच में रखा तो मैं उसकी तरफ देखने लगा और तभी वो दिया एकदम से बुझ गया और उस दिया के बुझते ही वो महिला अचानक से मेरी ओर देखने लगी। शायद उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसके आजू बाजू में कोई इंसान है और अब उसकी सीधी नज़र मेरे नज़र से टकरा रही थी। मुझे इतना तो पता चल गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो महिला मेरी ओर देख रही थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ देर के बाद ही मैं अपनी मौत को प्राप्त होने वाला हूँ। उसका वो खून से सना हुआ चेहरा और उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उस समय मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाई। और इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि उस सीमेंट से बने हुए दरवाजे के पास कोई पहुंच गया है और जैसे मैंने उस दरवाजे की तरफ ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि मुझे तो उस दरवाजे के पास उसी महिला के पैरों के घुंघरू नजर आ रहे थे और अब तक मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने दरवाजे को इतने ज़ोर से बंद किया कि वो खुल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार का सहारा लेकर उस दरवाजे के आगे खड़ा हो गया था। उसके कुछ देर के बाद ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी और अब ऐसा लग रहा था कि कोई उस दरवाजे को पीटकर अंदर आना चाहता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा था क्योंकि बाहर से धक्का देने वाली ताकत काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी और अब मेरे हाथ भी पूरी तरह से दर्द करने लगे थे। मैं अंत में थक हार कर पीछे ही हट गया और वो दरवाज़ा एकदम से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही अंदर बहुत तेज हवा चलने लगी और अब वो हवा इतनी तेज से अंदर आ रही थी कि उस हवा के वेग से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। उस तेज तर्रार हवा के झोंके ने मुझे एक पल के लिए बैकफुट पर धकेल दिया। मैंने काफ़ी बार इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा पूरा का पूरा शरीर हिल गया था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक पल के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया है। सब कुछ मानो खामोश हो गया था। और दोस्तों सच कहूँ तो उस दिन पहली बार मेरी जुबान से भगवान का नाम निकला था। मैं तेज तेज भगवान का नाम लेने लगा और अब तक मेरा पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैं भगवान का नाम लेता रहा और कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। मगर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे आसपास विद्यमान सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। मैं मन ही मन भगवान हनुमान जी का स्मरण कर रहा था और मेरे बापूजी एक पंडित हैं और वो हनुमान जी के मंदिर में काम करते हैं और एक मैं हूँ जो इन सभी चीज़ों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन आज ये सब क्लियर हो गया था कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर अगर अच्छी ताकतें मौजूद हैं तो बुरी शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं ज़रूर पाई जाती हैं। जहाँ पर भगवान का नाम होता है तो वहाँ पर भूत प्रेत का होना एक लाजमी सी बात है।
उस दिन मैं तो इन सब चीज़ों को पहचान गया था, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि रात तो अभी सामने बाकी पड़ी थी। इतना तो मैं भी जानता था कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो अमावस की रात, जिसका संयोग कई सालों से बैठता है, वो मुझे और भी ज़्यादा मुसीबत में डाल देगी। उससे तो अच्छा यही था कि सिर्फ आज रात मैं यहीं पर रुक जाऊं, जो होगा सो देखा जाएगा। और यही सोचकर मैंने यहाँ पर रुकने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, इस पूरी रात मैं भगवान हनुमान का स्मरण करता रहा, और सच कहूँ तो हनुमान जी के नाम में ही इतनी ज़्यादा ताकत है कि कोई भी काली शक्ति हमारे आसपास भी मौजूद नहीं हो सकती। और उस रात मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के नाम से ही बचा रहा, वरना उस दिन मेरा बचना लगभग नामुमकिन था। फिर जब सुबह के 4:30 बजे तो अचानक मुझे अपने गले में किसी चीज़ के गरम गरम होने का एहसास हुआ। फिर जैसे मैंने अपने गले को टटोला तो मैंने देखा कि ये तो वही लॉकेट था जो मुझे मेरे मालिक ने दिया था। और उस लॉकेट को अपने गले में देखते ही मुझे एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। उसके बाद मैं उस लॉकेट को निकालकर देखने लगा, और गलती से वो लॉकेट मेरे हाथ से फिसल गया, और तभी वो सीमेंट से बनी हुई वो दीवार एकदम से नीचे गिर पड़ी, और उस हादसे में मेरा एक हाथ मैंने खो दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद मेरा एक हाथ काम नहीं करता है। हालांकि उसके 2 या 3 दिन के बाद मेरे बॉस ने मुझे होटल का मैनेजर बना दिया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई। हालांकि मैं आज भी उसी होटल के अंदर काम करता हूँ, लेकिन अब मैं उस होटल का मैनेजर बन चुका हूँ। धीरे धीरे मेरा हाथ भी अब वापस से ठीक होने की कगार पर है, लेकिन कुछ पलों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद सा कर दिया था जब मेरा हाथ काम करना बंद करने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।